नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानवीकरण की दिव्य चमक, क्लास 10th। सर्वेश्वर दयाल स्वामी सक्सेना जी ने इसे लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी से में सहायक प्रोड्यूसर थे। दिनमान में उप संपादक और पैरांग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर जी की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्ते का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई बकरी, यह एक नाटक है, भौ भौ खौ खौ, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये बाल साहित्य हैं। चर्चे और खर्चे उनके लाखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पर पुरस्कार मिला है। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यम वर्ग आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्ग जीवन की महत्वाकांक्षाएं, सपने, संघर्ष, शोषण, हताशा और कूठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी संत भाकर में थे और चर्चे और खर्चे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उनके बेबाक सच कहने का साहित्य दिखता है। उनका अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। मानवीकरण की दिव्य चमक। फादर जो जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। इस पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बोलते हैं कि फादर बुल्के एक विदेशी थे जो भारत में आके रह रहे थे। वो जहरबाद एक डिजीज़ या एक बीमारी होती है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उनके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। पोएट पूछता है ईश्वर से कि जो इतने मीठे वचन जो दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते थे, उनको जहरबाद जैसी मौत क्यों मिली। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था जिसका अस्तित्व था, वह देह की यश यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दौरे पर ही क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। पोएट फादर बुल्के की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं जो यहाँ है। वह लंबे थे, उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, वो गोरे रंग के थे और आदि। इतनी ममता, इतनापन इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से उनके साथ साक्षी था, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। अब पोएट अपने पास्ट को बता रहा है कि फादर बुल्के का व्यवहार कैसा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। पोएट इस उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फादर शांत और सुशील और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के थे। वो सबसे दोस्ती करते थे और सभी का ख्याल रखते थे, इसलिए उनको शांत संगीत को सुनने जैसा था। उनको याद करके पोएट को सुकून मिलता था, इसलिए वो यह बोलते हैं।
उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। पोएट करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फादर बुल्के शांत, निर्मल और साधारण स्वभाव के थे और उनसे बात करना कर्म में संकल्प भरने था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिनके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक ग्रुप या एक सब्स्टिट्यूशन या एक संगठन टाइप या संगठन जैसा होता है था, जिसमें फादर बुल्के और कुछ और लोगों ने वो बनाया था। वो इसमें हिंदी साहित्य की रचना करते थे और हिंदी साहित्य पढ़ते थे। हमारे हंसी मजाक में वो निरपल शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हुए हमें अपने आशीष से भर देते थे। फादर बुल्के परिमल के संगठन में सबसे बड़े थे। वह सबको सुझाव और सॉल्यूशन देते हैं। वो सभी के घर एक गेस्ट के रूप में जाते थे और सभी को आशीर्वाद देते थे। पोएट बोलता है, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहला बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। पोएट बोलते हैं कि उनके बच्चे का जब अन्नप्राशन होता है, जिसमें बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है, तो उस दिन पोएट ने फादर को अपने घर बुलाया था और उन्हीं के हाथों अपने बच्चे को खाना खिलवाया था। वो यह बोलते हैं कि उनकी छाया में रहकर एक देवदार के पेड़ का जैसा सुकून मिलता है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। फादर बुल्के की साइकिल सड़कों में दौड़ती थी। वह एक सन्यासी थे, विदेशी सन्यासी थे जो भारत में आके ठहर गए थे। वो पोएट उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी बिहेवियर के बारे में बताता है कि वो उत्सुक रहते थे। उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, वो कभी किसी पर क्रोध नहीं करते थे। पोएट ने उनको कभी क्रोधित नहीं देखा था। वो बेल्जियम के थे और इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष उनने कॉलेज किया था और वो अंतिम वर्ष में सन्यासी बनने की ठान के इंडिया आए थे, जबकि उनका कंप्लीट फैमिली थी उनके पास। और उनका मन, पोएट पूछता है कि उनका मन ऐसे कैसे हुआ होगा कि वो सन्यासी बने। अब पोएट फादर बुल्के से पूछता है कि कुछ प्रश्न पूछता है कि आपको अपने देश की याद नहीं आती? मेरा देश तो अब भारत है, फादर बुल्के बोलते हैं। फिर पोएट बोलता है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। फादर बुल्के बोलते हैं, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरा जन्मभूमि चैम्पल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूबा जाते देखा है। उनकी माँ की चूड़ियाँ अक्सर उनके पास आती है, चिट्ठियाँ। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती हैं। अपनी अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते हैं। पोएट बोलते हैं कि उनने जब यह प्रश्न पूछा तो उसके बाद वह अपनी माँ की यादों में खो गए
और उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनको अक्सर आती रहती हैं। वो फादर बुल्के के एक अभिन्न या मतलब जो जिनसे फादर बुल्के ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहते, उनको हर अपनी बात बताते हैं, वो रघुवंश जी है। वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ उनको दिखाते हैं। पिता और भाई के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। फादर बुल्के अपनी माता के साथ रहे थे, तो उनको अपने पिता और भाइयों के लिए ज़्यादा लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, पिता उनके बिजनेसमैन थे और एक भाई वहीं पादरी हो गया था। पादरी मतलब फादर होते हैं जो क्रिश्चियन में, वो है। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है, और फादर बुल्के का एक भाई काम करता है, उसकी जॉब है और उसका कंप्लीट फैमिली है। बहन सख्त है और ज़िद्दी थी। उनकी एक सिस्टर है जो ज़िद्दी है और बहुत देर से उसने अपनी शादी की। फादर को एकांत बार शादी की चिंता भी व्यक्त करते उन्हें देखा गया। भारत में बस जाने के बाद वो दो तीन बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के भारत में 47 साल से रह रहे थे पोएट के साथ, और उन्हें बेल्जियम जाते 2-3 बार ही देखा पोएट ने। वो अब यहीं अपना घर बार बसा के रह रहे थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, फादर बुल्के बोलते हैं। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वो बालकों की सी सरलता से मुस्कुराए कराकर कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। फादर बुल्के बोलते हैं कि उनकी मदर को उन पर यह सिम्टम दिख रहे थे कि वो सन्यासी बनेंगे बड़े होके, और उन्हें यह घोषणा बचपन में ही कर दी थी उनके फादर बुल्के के। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। फादर बुल्के जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, उनके लास्ट ईयर में उन्हें सन्यास लेने की थॉट्स आए, और वो अपने धर्मगुरु, एक यानी जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे जो धर्म होता है उसमें धर्मगुरु होता है, उनके पास गए और सन्यास लेने को कहा। और क्रिश्चियन में एक सन्यास लेते समय एक शर्त रखी जाती है, तो फादर बुल्के ने भारत में आने की शर्त रखी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यही था। उनकी शर्त मान ली गई और वो भारत आ गए। पहले जीसस संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष बेल्जियम में पढ़ाते रहे। कलकत्ता से बीए और फिर इलाहाबाद से एमए किया। फादर ने कितना पढ़ा था वो बता रहे हैं पोएट कि उन्हें बीए और एमए किया था इलाहाबाद और कोलकाता से। इन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसका अध्ययन पढ़ा गया थे। फादर ने मातर लिख के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ब्लू बर्ड फादर की एक नाटक है ब्लू बर्ड, जो उनने ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी लैंग्वेज में, और उस बुक को उनने नाम दिया नील पंछी। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और उनकी यही अपनी प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार की। फादर बुल्के ने एक डिक्शनरी या हिंदी अंग्रेजी कोश, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी फॉर्म करी या बनाई, और वो बीमार पड़ गए। उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे और पटना चले गए थे। दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर
और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। अब पोएट बोल रहे हैं कि उनने जैसे ही डिक्शनरी बनाई उसके कुछ दिन बाद वो बीमार पड़े और पटना चले गए। उनने 47 साल वर्ष भारत में जिए बसे और 73 ईयर्स की लाइफ टाइम जीकर उनका निधन हो गया। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। पोएट बोलता है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे और तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली और आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिले। फादर पोएट बोल रहे हैं कि फादर बुल्के एक सन्यासी की तरह बिहेव नहीं करते थे। वह सन्यासी से डिफरेंट थे। सन्यासी होते हैं वो सब मोह माया छोड़कर चले एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर फादर सबसे संबंध रखते थे और 10 साल तक उसे निभाते थे। वह फादर बोलते हैं कि वो जब भी दिल्ली आते थे मेरे से ज़रूर मिल के जाते थे, चाहे किसी 2 मिनट के लिए ही मिले। यह कौन सा सन्यासी करता है? पोएट बोलते हैं उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर पोएट बोलते हैं कि उनको एक चिंता थी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन रही है, इसलिए उनको यह चिंता थी। उस समय हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं थी। अभी भी हर मंच से उसकी तकलीफ बयान करते हैं। उनके लिए बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा की ही हिंदी को उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में मैं पूछना उसका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संवेदना के जादू भरे 2 शब्द सुनने एक ऐसा रोशनी से भर देता था जैसे जो किसी गहरी तपस्या से जनती है। फादर बुल्के बोलते हैं कैसा भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, पोएट बोलते हैं कैसा भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिक्कत हो, फादर बुल्के कभी पैनिक नहीं होते थे। वो हमेशा नॉर्मल बिहेव करते थे और सभी को शांति से संदेश देते थे कि ये होता है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के 2 शब्द झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वह बाहें दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन रघुवंशवर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह की आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अब एक मुंह खोले लेटी थी। अब फादर बुल्के जी का निधन हो चुका था और उन्हें कब्रगाह में ले जाया जा रहा था। उनकी कब्र खुली हुई थी, खोदी हुई थी
इसलिए फादर बोल रहे हैं कि वह मुंह खोल कर लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाह थी। करील एक प्लांट होता है जिसके पत्ते बहुत घने होते हैं। चारों ओर कब्रें और तेज धूप में व्रत के व्रत। जितेंद्र कुमार ये सभी फादर के करीबी थे। विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, फादरीगण, उनके बीच में गौरिक वसन, उन्हें पहले इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। देह मतलब बॉडी होता है। मसीही विधि के अंतिम संस्कार शुरू हुए। मसीही या क्रिसमस सिस्टम में जो अंतिम संस्कार होते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा एक फादर का नाम लिया गया है। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि के से प्रार्थना को फिर सेंट जूयर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि दी। अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, धरती से ऐसे रथ और पैदा हो। फादर एक बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक के थे। तो जो पास्कल जी हैं वो बोल रहे हैं कि फादर जैसे लोग और उत्पन्न हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनको अनुकरण जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र से उतार दिया गया। देह मतलब बॉडी कब्र में रख दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। फादर बुल्के किसी को दुखी नहीं देखना चाहते थे। हमेशा खुश रहने वाले, सभी को खुश रखने वाले, यह नहीं सोच सकते कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। इसलिए पोएट यह बोल रहा है, लेकिन उस क्षण रोने वाले की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। फादर पोएट नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फादर बुल्के की अंतिम यात्रा है, मतलब जब उनका निधन हो गया था तो उनके अंतिम संस्कार में इतने सारे लोग आए थे कि उनको गिनना मुश्किल था और उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने लायक काम थे। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया जो हमेशा से सबके अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबसे होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बने रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति को याद में श्रद्धान्वित हूँ। अब पोएट बोल रहा है कि फादर बुल्के अब हमारे बीच नहीं रहे। अब पोएट उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनके बिहेवियर, उनकी अच्छी आदतों को याद कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है और उनने जो बातें कही थी उसका स्मरण कर रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और नई वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।